Hello and welcome back to Tathastu ICS. Today we are going to have a fun Q&A segment with our amazing economy faculty Trijya ma'am. Trijya ma'am को आप सभी लोग Beauty with Brains के नाम से भी जानते हैं. Thank you so much Trijya ma'am for joining us today. Thank you for having me here. Okay, without any further ado, let's quickly get started. Ma'am, the first question for you is, if you had to explain inflation to our aspirants, how will you do it? Okay, so for aspirants, I would say, let's say there's a basket and we are putting a lot of goods and services, your daily goods and services जो आप रोजाना use करते हैं. For example, you use a newspaper, you spend money on it, then there's tea or coffee that you like, there's food, right? Then you have internet, you need transportation. So I'm putting all of those goods and services in a basket. When the prices of that, like overall price of that basket starts to rise and it rises for a sustained period of time, then that is known as inflation because अब आपका cost of living बढ़ रहा है. तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारे economy में there is a rural basket and there is an urban basket. तो सबके needs के according there is a basket of goods and services for rural areas and urban areas and there is also a combined basket. जब उस basket का overall price बढ़ता है and it rises for a sustained period of time, then we say there is inflation. लेकिन इसमें एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल वैलेंटाइंस डे पे रोज 20 रुपीज का 100 रुपीज हो जाता है, राइट? दैट इज नॉट इन्फ्लेशन, दैट इज जस्ट अ राइज इन प्राइस बिकॉज ऑफ अ सीजनल थिंग दैट हैपेंड और अ फेस्टिवल दैट हैपेंड एंड ओनली बिकॉज दैट प्राइस हैज राइजन बिकॉज ऑफ ओनली वन गुड. तो अब जब बात करते हैं तो हम ओवरऑल बास्केट की करते हैं. सो एज एन एस्पिरेंट यू कैन रिलेट कि जब आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाए, आपकी बास्केट की प्राइस बढ़ जाए और बढ़ती रह रही है थोड़े टाइम के लिए, तो इन्फ्लेशन आ गया है. Wow, beautifully explained. And now you can see why we call her Beauty with Brains. All right, the second question for you is, मैम इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी 1 रुपये की वैल्यू $1 के बराबर थी और अब आप देखते हैं कि इंडिपेंडेंस से सिंस इंडिपेंडेंस हमारी वैल्यू रुपये की बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई है. नाउ इट इज़ लाइक 83 रुपीज़, अराउंड 83 रुपीज़. मैम व्हाई इज़ दैट? क्यों हो रहा है ऐसा? ओके, सो सी यहाँ पर भी इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आ सकता है. The first thing we should remember is that at the time of independence, the $1 was equal to like a little below 4 rupees. ठीक है, तो जितना आपने बोला उसी के अराउंड था. लेकिन तब we were a food grains deficient country. हमारे पास food grains नहीं थे. हमने import करना start किया. It means we asked for more dollars because as we import more dollars की value बढ़ जाती है और rupees की value कम होनी start हो जाती है. That was one thing. Then similarly there was balance of trade problem. ठीक है, हम ज़्यादा कम export कर रहे हैं और ज़्यादा import कर रहे हैं. Again the same problem. There was fiscal deficit. The government was borrowing a lot of money, printing a lot of money, which basically led to money supply इंक्रीज हो गया इकोनॉमी में, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया, अगेन डिमांड बढ़ गई, लेड टू द डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द रूपी. सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड. देन इन 1991 रिफॉर्म्स आल्सो लेड टू द सेम थिंग बिकॉज हमने क्या किया, हमने आईएमएफ से बोरो किया मनी, अगेन दैट हैपेंड एंड एट दैट टाइम द कंट्री, द गवर्नमेंट आल्सो हैड टू डीवैल्यू द मनी. सो बेसिकली डिवैल्यूएशन में क्या होता है कि हम मनी की जो वैल्यू है कम कर देते हैं सो दैट इट बेनिफिट्स द एक्सपोर्टर्स एंड ऑल्सो फॉरेनर्स आर लाइक उनके लिए हमारे जो एक्सपोर्टेड गुड्स है वो चीप हो जाए, तो उसके चक्कर में हमने और डिवैल्यू करना स्टार्ट किया. सो टुडे अगर हम बोले कि आज 83 रुपीज का है और उस टाइम पे 4 रुपीज से कम था डॉलर, तो इसी वजह से है बिकॉज मनी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली गई एंड डॉलर की स्टेबल होती चली गई, डॉलर और स्टेबल एंड पावरफुल होता चला गया. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो रिलेट टू दिस दैट ड्यूरिंग आवर मदर्स टाइम हम 1 रुपए में 4 टॉफीज आती थी और आज 2 रुपए में 1 टॉफी आती है. सेम रीजन that the purchasing power of the rupee is decreasing because of a lot of reasons. Alright, मैम अगर आपको एक दिन का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए जैसे नायक मूवी की तरह, तो आप कौन सी पॉलिसीज में चेंजेस ला सकते हैं और आप कौन सी पॉलिसीज में चेंजेस लाना चाहेंगे? Okay, I think the government is doing a great job at the moment. Like in this budget allocation also, there were a lot of schemes that were introduced to generate the employment. And because if India is going through a jobless growth, means that we are growing at a very good rate, one of the largest growing economies in the world, but employment is not growing. And we also know that after a few decades, our fertility rate will be below the replacement rate. So now we have 30 years. After 30 years, we will have more of old age population. So अब 30 साल के लिए हमें इस यूथ को इतने अच्छे से यूज करना है ताकि बाद में द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी ऑन हेल्थ केयर, क्योंकि डिपेंडेंट अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है द गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन द हेल्थ केयर सेक्टर. सो राइट नाउ इफ आई बिकम अ फाइनेंस मिनिस्टर, राइट नाउ वी आर स्पेंडिंग around 3% around on education sector percentage of the GDP, and in our national education policy it is written that it should be minimum 6%. So I would increase that expenditure
वो पॉलिसी में चेंज करूंगी जिसमें एजुकेशन पे ज्यादा हम करें, स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा करें, सो दैट वी यूज मोर ऑफ आर रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑल्सो. सोशल मोबिलिटी भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, डिमांड भी जनरेट होगा, पीपल हैव मनी इन हैंड, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड भी बेटर होगा. सो एजुकेशन में आई वुड वांट, so that we can use these 30 years and be ready for the future. वाओ, तो तुझे हमको तो बनाना पड़ेगा भाई एक दिन का फाइनेंस मिनिस्टर. ऑलराइट मैम, ऐसा कौन सा इकोनॉमिक ट्रेंड है अभी जो आपको ऐसा लगता है कि प्रिडिक्ट कर सकता है इंडिया का फ्यूचर, शेप कर सकता है इंडिया का फ्यूचर? I think India is said to become one of the most powerful leaders in the world, and specifically, we are getting digitalized. And I believe digitalization and switching to the green energy resources is one of the trends. If we follow it, implement it properly, we want to become one of the global leaders in EV sector. We are digitalizing and promoting our UPI. So इसी को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे. So that is the trend that can actually shape and help India become a global leader. That's actually true. मैं कल रिक्शे वाले के पास जा रही थी and even he had a UPI. Yes. He had QR code. Yes. Alright, मैम, रिसेंटली हमने सुना कि क्रूड ऑयल की वैल्यू डिक्रीज हुई है. पहले वो $200 थी, अब वो $70 हो गई है. लेकिन इंडिया में या कहीं भी पेट्रोल की वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही है. ऐसा क्यों है? ओके, सो व्हेन वी से क्रूड ऑयल, इट मींस कच्चा तेल, तो 85% से ज़्यादा हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल. वी आर डिपेंडेंट ऑन इट, एंड उसको फिर यहाँ पे लाके हम रिफाइन करते हैं. तो पहली चीज, जब यहाँ वहां से यहाँ ला रहे हैं, इट मींस इंपोर्टिंग. Our dollar is depreciated. It is a depreciated rupee. $1 is equal to 83 rupees. तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम भी हो रहे हैं, स्टिल वो ऑफसेट, जो बेनिफिट ऑफसेट होना था वो ऑफसेट हो चुका है क्योंकि हमारा रुपी ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड है. सो अगेन व्हाट हैपेंस इज कि इंपोर्टेड प्राइस तो बढ़ रहा है. नाउ यू आर रिफाइनिंग इट हियर, उसका प्रोसेसिंग, उसका कॉस्ट, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेट्रोल का प्राइस ऊपर नहीं जाता है, बिकॉज वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल एंड इम्पोर्टेड. एक तरीके से इन्फ्लेशन लग जाता है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर ही जाएगा पेट्रोल का, until and unless we can decrease the import cost or we can decrease the cost of production of the refining part, ताकि वो पेट्रोल में रिफाइन थोड़े कॉस्ट लेस कॉस्ट में हो पाए, तभी पेट्रोल का प्राइस नीचे जाएगा. अदरवाइज, और भी स्विच टू ग्रीनर एनर्जी रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा, अगेन द प्राइसेस विल स्टार्ट टू कम डाउन. Okay, all right, ma'am. What is the biggest misconception about economics? You know, a lot of students, you know, they are very afraid of to study economics. उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा logistic है, analytics है. तो ऐसा biggest misconception क्या है जो आज आप debunk करने वाली हैं? Actually, बहुत सारे myths हैं, and the first myth I would say, economics, और सबसे पहले तो economics और economy में difference समझ लो. As a UPSC aspirant, you have to study economy. But to study the economy, you have to learn the economics. That is one thing. The other thing is, you all feel, I feel, जितने भी aspirants, जितने भी students हैं, उन सबको लगता है कि एक ना myth actually बना हुआ है, market में बना हुआ है कि economics बहुत tough है. तो it is a stereotype जो create हो चुका है, and everybody before even starting to understand it, उनको लगता है अरे ये तो बहुत tough है, ये नहीं हो पाएगा. So that is another myth. Economy tough नहीं है. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से क्या करना है, आपको रिलेट करना है. इकोनॉमी इज अराउंड यू. एक बेसिक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यू आर एक्चुअली यूजिंग इट ऑन अ डेली बेसिस. अगर आज आप एक कोचिंग में अपनी क्लास लेने जा रहे हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है द स्लीप जो आप ले सकते थे, जो आप छोड़ के जा रहे हैं. सो एक्चुअली इकोनॉमी इज इन योर डेली लाइफ. You just have to understand the concepts and relate it, because you are anyway using economy. The myth is that aspirants think it's all about money. It's not about money only. It's not just about money. It's about the real world. It's about relating everything to your real life, because you're anyway using economics in your real life. So something, it is not just a subject. It is practicality, and you just have to give it some time. Once you start connecting the dots, it will become so interesting for you. So use the logic and do not mug it up. Wow. All right. Today's last question for you, ma'am, is what would you like to say to the future aspirants, to the people who are aspiring to study economics, and not only just UPSC aspirants, but also the students who are studying economics in their masters, their graduation? What would you like to say to them? Okay. So for the UPSC aspirants first, normally I try to, not try, but prefer to call them as future officers. So for future officers, I would say, see, because economy is a major part of your prelims and mains, so what you have to do is begin with NCRTs. Best resource.
अभी to 2024 के prelims में भी 2 questions were directly from NCERTs, 9th and 10th class NCERTs. You need a strong base. Without NCERTs, you cannot understand the standard books. Point number 1. Begin with relating all the concepts, no matter what, with your real life. The more you think, the more you will be able to connect, the more you will be able to answer and apply the concepts in UPSC, because now UPSC doesn't ask what, they ask you why. So that is one thing. You have to stay, and this is for everyone, you have to stay updated on current affairs, because economy without current affairs is like an empty glass of water, honestly. So an empty glass without water, I would say. So now you have to understand कि economy में आपको ये बात समझना है. There was one thing that my mother said, that when I was preparing also, so there were a lot of books and there were some subjects which were going beyond my head. For example, polity. So I asked my mother, I don't know how to do this. I don't think I will be able to prepare also for this exam. So my mother said, who made the books? I said, humans. So she said, if humans have made the books for humans, how can it be impossible? You just have to give it some time, थोड़ा सा time दे दो, ठीक है? Maybe there will be a concept जो आपको ऐसे आ जाए, और एक concept होगा जो आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा, but it will come to you. Just give it time, don't give up. So that is one thing to everyone who's studying economy. It is like a very, very interesting subject. You just have, once you start relating it to your real life, that is what I have also learned during my college years. Relate it to your real life and it will become a piece of cake. Okay, just a bonus question. मैम आपका ये इंटरेस्ट इकोनॉमी की तरह कैसे डेवलप हुआ? Okay, so actually since 11th only I was very much interested in economics, and I am a person who cannot mug it up. So from the very start, I started to read economy by relating it to my real life. That was one thing. Then I went to college and I studied economics honors. There was my professor, Dr. Ashish Tarudev. He helped me actually enhance my knowledge and like helped me encourage how to relate more to the economy. Every concept I related to my real life. That is how it developed. Then when I started preparing it more, my understanding got better day by day, and that credit goes to Dr. Vibhas Jha, and he also teaches economy optional for UPSC students. He also helped me connect it to real life. So I think since grade 11, the interest was the same. I did get diverted a bit, but I came back to economics and found my ikigai, I would say. Okay. Wow, that was a great interview. Thank you so much, ma'am, for sharing your wisdom Thank and you. knowledge with us. And if you also want to ask some questions from Tijia ma'am, then please do comment in the comment section below, and we'll be back with another Q&A segment with another faculty. Thank you so much for being here with us.